कुछ और टॉपिक्स किए थे क्वेश्चन के हवाले से और कहा था कि जी बस क्वेश्चन के हवाले से हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं और क्वेश्चन और हेडलाइन दोनों डिस्कस हो गई थी। अब हमें मज़ीद कुछ आगे चलना है। जी, आगे टॉपिक कौन सा है जी? और जो पहले 3-4 बच्चे हैं उनमें से कोई अवेलेबल है कि नहीं है जिस वक्त? नाजिया, ताहरा, उनमें से कोई अवेलेबल है कि नहीं अभी भी? जो उन्होंने आना बंद कर दिया है, जिसने से कहा था जी आपको कुछ डिलीवर करना है। ऑल रन अवे, यस सर। कौन अवेलेबल है? नाजिया बस मौजूद है जी। सर और मैं यस सर। ठीक है ठीक है, और कौन है जी? तारा किधर है? तारा सरदार है कि नहीं है सरदार? नो सर, ताहिरा नहीं है, अक्सा है और नाजिया है। हाँ जी, उस दिन कुछ बच्चे कह रहे थे जी हमें कुछ टाइम चाहिए ताकि हम डिस्कस कर सके। कोई भी बच्चा, किसी ने कोई भी टॉपिक प्रिपेयर किया हो, एनी स्टूडेंट, एनी टॉपिक। ये टॉपिक सर किसने? वो जी जी। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। सर वो सर कंटेंट्स के बारे में बताना था आपको कि जो आपने मुझे काम दिया हुआ था टॉपिक ढूंढने में, हम्म, कंटेंट्स ढूंढने, हम्म, तो उसमें जो सिम्टम्स है ना, सिम्टम्स सर मैंने उसके बारे कल ना काफ़ी सर्च किया है सर। हम्म, लेबोरेटरी सिम्टम्स भी टाइप करके देख लिया है सर, काफ़ी तरह के अल्टरनेटिवली टाइप करके ना सर्च करके देख लिया। तो वो सिम्टम्स बस डिजीज़ की सिम्टम्स ही आती हैं। हम्म, तो सर मैं सोचा था कि अगर जैसे कलेक्शन एंड हैंडलिंग है, हम्म, वो तो एक कॉमन सा प्रोसीजर है, हम सभी के लिए करते हैं। जब हमें कोई पता हो कि डिजीज है, कोई कंजक्टिविस है या कोई इंटेरिक है या कोई यूटीआई है या आरटी है, कोई भी है, तो कलेक्शन तो हमें करनी होती है, इसकी हैंडलिंग भी करनी होती है। तो अब जो सिम्टम्स है सर, उसके अंदर कुछ ऐसा ना करें कि हम कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस को देख लें और उनकी जो सिम्टम्स है उनको याद कर लें। ये हो तो सकता है, ज़ाहिर है कि है तो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो कि पहले बात हो चुकी है कि यस सर। माइक्रोबायोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी का ताल्लुक तो डायरेक्टली मेडिकल फील्ड के साथ है। और यस सर। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है कि मेरा भी जाती ख्याल यही है कि ये जब सिलेबस बनाया गया तो किसी ने बगैर किसी तवज्जो दिए कि ये क्या चीज़ है, ये हम किस मकसद के लिए इस चैप्टर क्या कह रहे हैं यस सर। और ये हेड, क्योंकि लेबोरेटरी वर्क तो सारी का सारा लैब का तो बहुत कुछ होता है। ये लेबोरेटरी वर्क तो थ्योरी का पार्ट नहीं है, इसको तो प्रैक्टिकल में होना चाहिए था। अगर इसमें होना भी था इस टॉपिक, तो ये तो प्रैक्टिकल में होना चाहिए था। एक में से यस सर। सिम्टम्स या तो डिजीज का एक्शन होता है जी कि कौन कौन सी डिजीज को आप करना चाह रहे हैं। अब दुनिया में जो डिजीजेज हैं, अगर माइक्रोबायोलॉजी के लिहाज से बात करें तो वो तो 1000 में पहुंच जाएंगे। वायरल डिजीजेज हैं, बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, प्रोटोजोल डिजीजेज हैं, जो यस है सर। एंथेलमेंटिक डिजीज है। वो तो अगर हम उन सबको अगर देखें, वो तो चूंकि जब तक सिलेबस डिफाइंड ना हो तब तक। लेकिन ये हो सकता है कि जो इंटरेस्टिंग बीमारियां हैं, जो खास अहमियत की नामले हैं यस सर, हमारे वही पॉइंट ऑफ कह व्यू रहा हूँ से, मैं हम सिर्फ उनको कुछ कुछ जो है रिव्यू कर डिस्कस लेते हैं। करना। चलें फिर यस आज, सर। जैसा कि उम्र कह रहे हैं, तो इस वक्त लेकिन इसमें ज़ाहिर है कि हमने अपने आप को महदूद रखना है बैक्टीरियोलॉजी की हद तक, क्योंकि यस हमारा सर। सिलेबस बैक्टीरियोलॉजी वाला है। आजकल एक तरफ तो वायरस के लिहाज से कोरोना कोरोना हो रही है, तो दूसरी तरफ बैक्टीरिया के लिहाज से टाइफाइड टाइफाइड हो रहा है। ऐसे ही है कि नहीं? आपके जानने वाले, मिलने यस वाले, सर। किसी फ्री क्लासेस वाले भी, आपने कोई नोट किया आपके आसपास कहीं पे कोई टाइफाइड के पेशेंट आजकल? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पेशेंट ऐसे हैं इस वक्त जो टाइफाइड में सफर हो रहे हैं, कर रहे हैं किसी। यस सर, रिसेंटली सर मेरी मदर को हुआ था टाइफाइड। जी, और भी कोई बाकी जी क्लास? सर, मीटिंग्स में हुआ थोड़े दिन पहले। हाँ, याद रखिए कि अगर आप खबरें देखते हो, हॉस्पिटल से कोई कॉन्टेक्ट हो, तो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों में, और मैं जस्ट लाहौर की बात करता हूँ, लाहौर में बहुत ज़्यादा टाइफाइड भी मौजूद है। जैसे कोरोना ज़्यादा है तो टाइफाइड भी अच्छा खासा है, उसकी रीजन बहुत ज़्यादा है।
और इस रीज़न का ताल्लुक डायरेक्टली हमारे सब्जेक्ट के साथ है। टाइफाइड बेसिकली पानी और कंटेमिनेटेड फूड के जरिए फैलता है, और ये जिक्र हम पहले कर चुके हैं कि जरासीम मरीजों से निकल के हमारे सिस्टम में आ जाते हैं और इंसान तक पहुँच जाते हैं। अब चूँकि टाइफाइड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जी डिजीज़ के हवाले से, तो मैं इसके हवाले से कुछ सिम्टम्स आपके साथ शेयर करना चाहूँ। सबसे पहले याद रखिए, टाइफाइड मशहूर मारूफ है। इसका दूसरा नाम है एंटेरिक फीवर। इसी का दूसरा नाम है एंटेरिक फीवर, और उर्दू में इसका नाम है मियादी बुखार। अब क्या आप उर्दू वाले इस लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं कि नहीं, और एंटेरिक फीवर के लफ्ज़ से? जी, इस नाम सुने हुए कि नहीं सुने हुए? चलें मैं बता देता हूँ, इसकी जान करता हूँ जो इसको मियादी बुखार सर क्यों कहते आपकी हैं। आवाज कट गई थी, मेरी ज़्यादा आवाज़ कट रही है। मैं रिपीट करता हूँ, ये नेट में प्रॉब्लम है जी, बिल्कुल नेट क्या है, ना तो प्रॉब्लम ही सर प्रॉब्लम। आवाज कट रही है। हाँ जी बिल्कुल, इसमें मैं बता देता हूँ जी दोबारा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये पहली बात है कि नेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और नेट के साथ साथ बिजली में बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब दोनों से मिल के ज़ाहिर है कोई प्रॉब्लम क्लियर हो जाती है। एंटेरिक फीवर, दूसरा नाम है टाइफाइड, तीसरा नाम उर्दू में इसका नाम है मियादी बुखार। ये नाम रखने की वजह यह है कि क्लासिकली अगर किसी को टिपिकल यस टाइफाइड हो सर। तो ये 21 दिन, इसकी मियाद 21 दिन होती है। 21 दिन के बाद पेशेंट रिकवर होना शुरू हो जाता है, यानी 21 दिन उसका बुखार ठीक हो जाता है, और पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी में बहुत टाइम लगता है। याद रखिए कि ज़माने कदीम में जब इलाज नहीं था, इसका इलाज बहुत मुश्किल है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज़्यादा मरीजों को बहुत से नुकसान होते थे। लेकिन एंटीबायोटिक्स के आने के बाद ये बेहतर होना शुरू हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम जिसको मैं साथ ही डिस्कस करूँगा वो है ड्रग रेजिस्टेंस। चूँकि ये टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप इससे वाकिफ़ हैं कि जब हम मेडिसिन यूज़ करते हैं तो बैक्टीरिया उन मेडिसिन को रेजिस्ट करना शुरू करते हैं और उन पर इफेक्ट करना बंद कर देते हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल जस्ट टाइफाइड तक रखूँगा। होता क्या है, जरासीम पानी या खुराक के ज़रिए और आमतौर पर मक्खियों के ज़रिए ये मुंतकिल होते हैं। पानी और जरासीम जो है, बल्कि जो नालियों में जो पानी बह रहा है, गटर से पानी निकल रहा है, उसमें पेशेंट का फीसिस और वेस्ट मौजूद है, जरासीम मौजूद है, टाइफाइड के बैक्टीरिया। मक्खियाँ वहाँ बैठती हैं वो, या जहाँ पे, बल्कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी पूरे हमारे तमाम शहरी इलाकों में, लाहौर में, इवन हमारे अपने शहर में शेखपुरा में, जो हमारे घरों में पानी आ रहा है म्यूनसिपैलिटी का पानी, वो जब आता है, क्योंकि पानी बंद रहता है कई घंटे, जब वो रात को बंद के बाद सुबह आता है तो पहले इसमें गटर का पानी आता है काफ़ी देर तक। आहिस्ता आहिस्ता वो गटर वाला पानी कम होना शुरू होता है, पानी गदला हो जाता है मिट्टी वाला, फिर वो भी ख़त्म होता है और फिर कुछ साफ पानी आना शुरू होता है। अब हम यही समझते हैं कि पानी साफ है, कुछ लोग इसको पी भी लेते हैं। जो लोग सख्त जान होते हैं वो बर्दाश्त कर लेते हैं। जो बंदा साफ सुथरे माहौल का आदी हो उसके लिए पानी इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि उसमें ना सिर्फ टाइफाइड के बल्कि बहुत सी बीमारियों के जरासीम मौजूद हो सर सकते हैं। वॉइस बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो रही है। हाँ जी, ये तो जी आवाज़ कटती है या वाइब्रेशन वाला कुछ, क्या महसूस होता है? सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। अच्छा, ये तो नेट की प्रॉब्लम है जी, इस पे तो सर रिपीट करें, जो आपने कहा है वो समझ नहीं आई हमें। चलो मैं दोबारा बोल देता हूँ इसको दोबारा से, और फिर देखिए कि यहीं तक पेशेंट्स के पीसेस में जरासीम होते हैं। पीसेस नालियों के अंदर, जी ये नेट मेरा बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया था। ये चूंकि आपका शो नहीं होता, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अब आवाज़ आ रही है आपको कि नहीं आ रही? आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है जी? जी सर आ रही है। चलिए मैं यस सर, आ रही है आवाज। जी मैं रिपीट करने लगा हूँ इसको। पेशेंट हमारे यहाँ पाकिस्तान जैसे तमाम गरीब मुल्कों में ऐसा ही हो रहा है। पेशेंट का फीसेस जरासीम समेत नालियों में, सीवरेज के पानी में, गटर्स में, और वहाँ से निकल के गलियों सड़कों के ऊपर आ जाते हैं। वहाँ से मक्खियाँ जरासीम लेती हैं और खाने पीने की चीज़ों पे बैठ जाती हैं, एक।
दूसरी पॉसिबिलिटी कि बहुत सी जगहों पे पानी के पाइप्स और सीवरेज के पाइप्स इंटरकनेक्टेड हैं और वो गंदा पानी डायरेक्टली म्यूनिसिपल कमेटी के उस पानी में आ जाता है जो आपके घरों में सप्लाई किया जा रहा है। अब ये दो ऐसे हैं। तीसरा, ये जनरल नॉलेज का पॉइंट है। पाकिस्तान में हमारे बच्चों को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, वो गलियों में क्रिकेट खेलते हैं। जब शॉट लगाते हैं तो शॉट सीधी नाली में जाकर गिरती है। बच्चे नाली में हाथ डाल के गेंद निकालते हैं, उसको जमीन पे दो ठुपे मारते हैं और फिर उसी से दोबारा क्रिकेट शुरू हो जाती है। और जब वो कुछ खाने पीने की कुछ चीज़, तो वो हाथों को प्रॉपर वॉश नहीं करते। नाली में जब आपने हाथ डाल दिया तो हाथ में और नाली में कोई फर्क नहीं रहता, वो जरासीम से आलूदा है। और ये इंतहाई नॉनसेंस चीज़ है। आपने कभी कहीं नोट किया किसी ने बच्चों को मना किया हो कि जी यहाँ ना खेलें या इस गेंद को इस्तेमाल ना करें जो नाली में जा चुके हैं? आपने ऑब्जर्वेशन की है, देखी हुई ना ये चीज़ कि नहीं देखी हुई? कोई जॉब नहीं आ रहा क्लास से? क्या ये आपने कभी ऑब्जर्व किया है जो पॉइंट मैंने बताया है? जी सर, देखी हुई है, जी, अब ये बल्कि की भी हुई है। जी सर, ऑब्जर्व किया है सर। चलो ठीक है। अब नोट कर लीजिएगा कि नालियाँ इंतहाई गंदी होती हैं, वो जी गेंद सर। और वो हाथ हाईली कंटेमिनेटेड है। अब आगे दो पॉसिबिलिटीज हैं। वो बंदा जब खाना खाएगा तो जरासीम उसकी बॉडी में जाएगा, वो या तो बीमार हो जाएगा, अगर वो सुपर फिट है, हाईली इम्यून है तो वो बच जाएगा। लेकिन हमारे देहाती माहौल में, आम माहौल में जो आम लोग होते हैं, वो उनके कुछ बच्चे सुपर फिट होते हैं इस लिहाज से, और वो तो महफूज रहते हैं, लेकिन जो कमज़ोर होते हैं वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो जाते हैं। यही कुछ टाइफाइड के बैक्टीरिया के साथ है। जब ये बॉडी में आते हैं तो इम्यून सिस्टम जिनका वीक है उनके ऊपर ये इफेक्ट क्या हो? ये फूड के जरिए स्टमक इंटेस्टाइन में जाके रहना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो। बहुत से लोग रोते हैं जब इनकी मकदार एप्रिशिएबली काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अब इनकी बॉडी से निकलने वाले केमिकल्स और ये खुद जिस्म को मुतासर करना शुरू करते हैं। पेशेंट सबसे पहले थकावट महसूस करता है, वीकनेस महसूस करता है, और एक स्टेज आती है कि वो समझता है कि मुझे हल्का सा बुखार हो। ये बुखार जब बंदा सुबह उठता है तो ठीक होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है, जैसे जैसे वो काम कर रहा है, दोपहर तक वो थक जाता है और शाम तक वो खुद महसूस करता है बुखार। वो जब चेक करता है तो उसका टेम्परेचर 99 के रेंज में हो सकता है। अब ये डेली 99 से 99.5, फिर 100, फिर 100.5, यानी स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और कुछ दिनों में 102, 103, 104 तक चला जाता है। अब हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं कि लोग, मेजॉरिटी लोगों के गरीब हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट किसी डॉक्टर के पास जाना। पहले बात है कि मेजॉरिटी लोग तो कहीं भी नहीं जाते हैं, लेटे रहते हैं कि खुद ही ठीक हो जाएगा। ज़्यादा ही है तो मुझसे की जो मौलवी साहब से जिद मुझे ज़रा दम कर दें, फूंक मार दें, जो शैतानी सरातें में दूर हो जाएं। लेकिन शैतानी सरात दूर हो सकते हैं, जरासीमी सरात दूर करना इतना आसान काम नहीं होता। किसी ने बहुत ही हिम्मत की तो मोहल्ले के डिस्पेंसरी के पास चला गया, उसने 2-4 गोलियां पैराडोल की दे दी, बुखार थोड़ा सा ठीक हो गया, फिर हो गया। ये अच्छा, अब बॉडी में क्या हो रहा है, मैंने कुछ अलामतों का जिक्र तो कर दिया। ये इंटेस्टाइन को बहुत बुरे तरीके से डैमेज करते हैं, इतना डैमेज कर सकते हैं उसमें जख्म बन सकते हैं और वो फट भी सकती है। ये एक्सट्रीम कंडीशन। अब जी इसमें फिर वही प्रॉब्लम है जी, नेट मेरा बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो रहा है। ये जूम फिर डिस्कनेक्ट हुआ हुआ था। जो मैं आखिरी फिक्रा बयान कर रहा था कि ट्रीटमेंट के हवाले से लोग खुद के डिस्पेंसरी के पास गए और उसने दवाई दी, बुखार कम हो गया, लेकिन वो बुखार ठीक नहीं होता, क्योंकि जब तक आप गाज को ख़त्म नहीं करते उसका इफेक्ट ठीक नहीं हो सकता। बुखार जो है वो इफेक्ट है, गाज ख़त्म नहीं होगी तो इफेक्ट भी ख़त्म नहीं हो सकता। बुखार कम हो जाएगा, ठीक नहीं हो सकता। इंटेस्टाइन के अंदर ये बैक्टीरिया उसको बहुत बुरे तरीके से डैमेज करते हैं। और ये डैमेज क्या है?
जख्म बन जाते हैं, अल्सर्स, और एक्सट्रीम कंडीशन में अब एक छोटी सी एहतियात है। ये एक प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स इस चीज़ को, ये मैं आम डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, रियलाइज नहीं करते कि टाइफाइड ने इंटेस्टाइन को, डाइजेस्टम को बहुत बुरे तरीके से मुतासर किया है। जब कोई ऐसा पेशेंट हो, उसको किसी भी सूरत में कोई भी सख्त गज़ा नहीं देनी चाहिए। उसके लिए सबसे आसान, बिल्कुल ईजी है वो चीज़ें जिसको दी जा सकती हैं। नंबर एक, फ्रेश फ्रूट का जूस। खुद याद रखें, मैं मार्केट के जूस की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी फल ले लें, फर्ज कीजिए आलू बुखारा है, आलू बुखारे को छीलें, गुठली निकाल दें, उसको क्रश कर दें पानी डाल के, ये उसको पुलिस को दे दें। अब ये बहुत नरम चीज़ है, एनर्जी मौजूद है, मिनरल्स भी हैं, वाइटामिन भी हैं, और इसको उसको डाइजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आए। ऐसे ही अदर जो नरम फल हैं, उनका भी किसी तरीके से जूस बना के, फ्रेश जूस बना के पेशेंट को दे सकते हैं। याद रखिएगा, मैंने फ्रेश जूस की बात की है, मैंने बाजार में मिलने वाले जूस की बात नहीं की, ओनली फ्रेश जूस। चूँकि उसका स्टोमक, इंटेस्टाइन, सब चीज़ें डैमेज हो चुकी होती हैं। एक दूसरी चीज़, हमारे यहाँ उसका रवाज नहीं है, और मैं भी आप इससे वाकिफ ना हूँ। बहरहाल दूध, बहुत से डॉक्टर मना करते हैं कि दूध पेशेंट को ना दिया जाए, लेकिन उसका तरीका है, दूध को पहले गर्म करें, बॉईल करें, ठंडा करें, उसके ऊपर से क्रीम, मलाई मुकम्मल तौर पर डाल दें, और जो बाकी दूध बचा है वो, चूँकि लिमिट ख़त्म हो गई है, वो काबिल इस्तेमाल है, दिया जा सकता है। लेकिन अगर वो भी हज़म नहीं होता, तो फिर उस दूध में थोड़ा सा सिरका डालें। अगर मैं कहते हैं दूध फट गया है, उसको मलमल के कपड़े से छान लें, जो लिक्विड नीचे बचेगा, ये लिक्विड उस मरीज को खिला, वो उसको हजम कर लेगा। चूँकि उसमें प्रोटीन भी निकल गई है, लिपिड आपने पहले निकाल दी थी, वो उसको मिनरल्स और बाकी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा, और कोई भी उसके जिसम में वो नहीं आएगा। वो तीसरी चीज़ यखनी, चिकन या बकरे का नरम गोश्त जो है, अब नरम गोश्त जो है गर्दन का हो सकता है बेस्ट, सीने का गोश्त बशर्ते कि इसमें चर्बी ना हो, गोश्त में चर्बी नहीं होनी चाहिए। चिकन ऐसी चर्बी के बगैर होता है हमारे यहाँ जो आप खाते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से पानी में गलाना है, ज़्यादा पानी डाल के उसको बॉयल करना है। जो यखनी का तरीका है उसके मुताबिक उसमें आप प्याज, लहसुन वगैरह डाल सकते हैं। उसमें सूरख मिर्च नहीं डालनी है, घी नहीं डालना, सिर्फ यखनी देनी है, उसको गोश्त नहीं देना। मरीज को सिर्फ यखनी देनी है, गोश्त नहीं देना। ये मैंने जो चीज़ें बताई हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंतहाई मरीज है शदीद, ये उसके लिए। अगर सिस्टम कदरे बेहतर है तो फिर उसको दूध दे सकते हैं, लेकिन क्रीम नहीं होनी चाहिए। और अगर बहुत ही नरम कर दिया जाए चिकन को या मटन को, और याद रखिए मटन जो है वो खीरे बकरे को आना चाहिए, बकरे की एज भी ज़्यादा ना, 6 माह से ज़्यादा अगर बकरे या बकरे की एज हो तो वो नहीं ठीक है। छोटे एज वाला बकरा यूज़ करना है, उसका गोश्त इंतहाई ज़्यादा के, लेकिन वो उस पेशेंट को जो उसको हजम कर सकता हो। याद रखें कि कम से कम घंटा एक उसको आपको बॉयल करना पड़ेगा, तब जाके इतना नरम होगा कि पेशेंट्स को आराम, और वो भी थोड़ी मिकदार में, ज़्यादा मिकदार में। साबूदाना के नाम से वाकिफ है, उसको साबूदाना की खीर दे सकते हैं। जौ का बिल्कुल पतला दलिया, जौ का दलिया उसमें तैयार करना है घी में, इसमें ऑयल या घी ना डाला गया हो, दूध के अंदर उसको बॉयल करके ये दे सकते हैं। बिल्कुल नरम खिचड़ी, मूंग की दाल और चावल, खिचड़ी ऐसी हो कि वो पेशेंट ने खानी नहीं है बल्कि पीनी है, इतनी नरम होनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो पेशेंट को देनी है, क्योंकि जब आप सख्त चीज़ें पेशेंट को दे देंगे तो उसकी इंटेस्टाइन मजीद डैमेज हो जाएगा, क्योंकि पूरा सिस्टम उसका डैमेज हो चुका होता है बैक्टीरिया की वजह से। जी, इस पेशेंट्स के अलामतों के हवाले से मैंने जिक्र पहले से कर दिया था कि बुखार किस तरह से इंक्रीज होता है, वीकनेस ज़्यादा महसूस होती है, कमर में शदीद दर्द वीकनेस की वजह से हो रहा होता है, थकावट, और ऐसा सा रंग पीला होना शुरू हो जाता है। ये सब चीज़ें हैं,
उसके अलावा चूँकि हमारे टॉपिक है सिलेबस में वो है जी कंट्रोल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे करना तो कंट्रोल है, लेकिन मजबूरी है कि वो कंट्रोल हमने बंदे के अंदर, वो लेबॉर्ट्री में नहीं है बल्कि जरासीम बंदे की बॉडी के अंदर मौजूद है। जैसे कि टाइफाइड को एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जाता है। उसकी वजह दोबारा पर सुन लीजिए कि टाइफाइड की रीजन बैक्टीरिया है, साल्मोनेला जीनस है। बहुत सी स्पीशीज हैं जो टाइफाइड और पैराटाइफाइड को विकास करती हैं, और आजकल बहुत ज़्यादा ऐसी जो वैराइटीज कह लीजिए, स्ट्रेन कह लीजिए आगे, जिन पे एंटीबायोटिक असर नहीं करते। फिर आम एंटीबायोटिक इफेक्ट नहीं करती हैं, जो ज़्यादा अच्छी वाली एंटीबायोटिक हैं, ज़्यादा तेज वाली, मिसाल के तौर पे डॉक्टर्स आमतौर पर फ्लॉक्सासिन, ऑक्सीफ्लॉक्सिन, सिप्रीफ्लॉक्सिन, लीवोफ्लॉक्सिन आजकल ये यूज़ की जा रही है। अगर ये इफेक्ट ना कर रही हो, हाँ एक और चूँकि इससे ताल्लुक आ गया एक बार फिर हमारा, टाइफाइड का टेस्ट कैसे हो सकता है? क्या आप इससे वाकिफ हैं कुछ किसी हद तक? टाइफाइड के टेस्ट से वाकिफ हैं कि नहीं? किसी को टाइफाइड के टेस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? सर बेसिकली टाइफाइड का देते हैं ना, उसकी डिस्क्रिप्शन। सर आपको आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। सर हमारी आपकी आवाज आ रही सर है वो जी जी सर वो मुझतबा एक्सप्लेन कर रहा था कुछ। उसकी सब्जी आई है, मुझसे दोबारा बताएं। सर अब आ रही है आवाज आपको? हाँ जी अब आ रही है, बताएं। जी सर, बेसिकली मार्केट में इसका टेस्ट अवेलेबल नहीं होता, लेकिन जो डॉक्टर आपको लिख के देते हैं वो भी आपको सीरीज ऑफ टेस्ट करवाने पड़ते हैं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में बेसिकली ये होता है कि आपका बैक्टीरिया जो है वो आपका काज नहीं पता चलता। तो एक स्पेसिफिक कोई भी टेस्ट नहीं है टाइफाइड का। चलिए, हसन ने कुछ कहा जी, और किसी को इन्फॉर्मेशन? सर ब्लड सैंपल से लेके, स्टूल से भी लेके और स्लाइवे से भी हम सर उसका टेस्ट कर सकते हैं। जी, उमर ने कुछ कहा और समिया कुछ कह रही थी। समिया दोबारा बताएं। जी सर, मैंने ब्लड सैंपल का कहा था। चलें ठीक है जी, मैं इसकी हिस्ट्री बताना चाहूँगा जी। इसका जो सबसे पहला टेस्ट आया था ये बहुत पहले, ये तो कमोबेश गालबन 80 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं हमें। एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। इसका वाइडाल टेस्ट बहुत पहले टेस्ट आया था। वाइडाल टेस्ट अब तक यूज़ हो रहा है। लोग अभी भी बहुत से लैब्स में, जो पुराने डॉक्टर्स हैं वो अभी भी यही कहते हैं जी वाइडाल टेस्ट करवाना है। याद रखें कि वाइडाल टेस्ट जो है वो अब इफेक्टिव नहीं रहा है। इसका टेस्ट मौजूद है, पहला टेस्ट वाइडाल टेस्ट था, लेकिन अब वो इफेक्टिव नहीं है, उसको कराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के जिस्म में वो टेस्ट पॉजिटिव निकलेगा। ये इस वक्त सूरत हाल है। उसके बाद एक नया टेस्ट आया था, उसका नाम है टाइफाइड और टेस्ट। ये भी मार्केट में अवेलेबल है और लैब्स करती हैं, लेकिन जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चेंजेस आ गई हुई हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि ये टेस्ट एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देते। अब जो हसन कह रहा है, हसन ने पिन पॉइंट चीज नहीं किया, सिर्फ सीरीज ऑफ टेस्ट का जिक्र किया। इस वक्त सिर्फ एक ही ऑथेंटिसिटी है जो कि पॉसिबल है, और वो है ब्लड कल्चर। आपको याद है मैं ब्लड कल्चर का जिक्र कर चुका हूँ पहले। जब काफ़ी दिन हो चुके हों और डॉक्टर से डायग्नोज ना हो रहा हो कि मरीज को क्या है सिम्टम्स की बेस पे, तो फिर उसका हल यही होता है कि ब्लड कल्चर करवाया जाए। जब ब्लड कल्चर, ये असल में टेस्ट का पूरा नाम है ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, इसका पूरा नाम है। और ये किसी बहुत अच्छी लैब से होना चाहिए, आम लैब में नहीं हो सकता है, ना ये होना चाहिए उनसे जो तो फ्रॉड कर रहे होते हैं। लैब्स के फ्रॉड बताते खुद एक टॉपिक है जी, उस पर एक मजीद बहस हो सकती है। बहरहाल पेशेंट का ब्लड लिया जाएगा और उसको फिर कल्चर किया जाएगा। अब पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि पेशेंट में टाइफाइड के साथ और भी कोई इन्फेक्शन हो, 2 इन्फेक्शन या 3 इन्फेक्शन इकट्ठी भी हो सकती है। लेकिन अगर सिर्फ एक इन्फेक्शन है, जब 2 करेंगे तो ज़ाहिर है कि बैक्टीरिया आ जाएंगे, और वो बैक्टीरिया साल्मोनेला अगर हैं तो उसका मतलब है कि वो टाइफाइड ही है। अब अगला स्टेप,
जो ये तो हो गया, आपने ब्लड कल्चर कर लिया और बता दिया जी फलां बैक्टीरिया पॉजिटिव है। अब आपने ये टेस्ट करना है कि जो बैक्टीरिया निकले हैं उस पेशेंट के बॉडी से वो किस मेडिसिन से किल हो। अब तरीका क्या होगा कि बहुत सी पेडिशेस ली जाएंगी या एक ही पेडिश के ऊपर छोटे छोटे फासले पे वो ग्रोथ कर देते हैं, वो चूँकि कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है क्योंकि एक पेडिश पे उसकी आपने 10 सैंपल लगा दिए हैं, उसके ऊपर 10 मुख्तलिफ एंटीबायोटिक डाल के चेक करेंगे कि किस एंटीबायोटिक के डालने से बैक्टीरिया किल हो रहे हैं, और जिससे वो किल हो रहे हों, जो ज़्यादा को किल कर रही है, वो प्रिस्क्राइब कर दी जाएगी कि जी ये वाली मेडिसिन ज़्यादा बेहतर है। और आजकल वो टेस्ट ही जो एडवांस वाली, जो नई वाली मेडिसिन आ रही है, वो टेस्ट ही सिर्फ उनका करके देते हैं, क्योंकि पता है कि जो हमारे पुराने बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे रेजिस्टेंट हो चुके होंगे, उनके ऊपर आम जो एंटीबायोटिक है वो असर नहीं करते, चुनांचे उनको टेस्ट नहीं किया जाता। सिर्फ जो महंगे वाली और तेज़ वाली एंटीबायोटिक्स हैं वो पेशेंट को दी जाती हैं, तो फिर जाके वो बैक्टीरिया की डेथ होती है और उसके बाद पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होना शुरू हो जाता है। कि जी मैंने नाम तो रखा था टाइफाइड, लेकिन याद रखिएगा टाइफाइड और पैराटाइफाइड ये दोनों सेम एक ही तरीके से ट्रीट होते हैं, एक जैसी अलामतें हैं। पैराटाइफाइड की शिद्दत कम होती है और टाइफाइड की शिद्दत ज़्यादा। दिस इज ऑल अबाउट टाइफाइड। अब मैंने इसमें इसका इंट्रोडक्शन और टेस्ट का जिक्र भी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी के लिहाज से जिक्र भी हो गया और ट्रीटमेंट का जिक्र भी कर दिया। सिर्फ मैंने एंटीबायोटिक के नाम नहीं बताए हैं, बाकी सब कुछ जो है वो मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ। जी, इज इट इनफ फॉर टुडे? आज के लिए काफी है जी। यस सर। चले जी, एक डिजीज हमारी आज डिस्कस हो गई है, एक कह लें या दो कह लें, चूंकि मैंने साथ ही इसके टाइफाइड के साथ साथ पैराटाइफाइड का जिक्र कर दिया। हमारी एक डिजीज मुकम्मल हुई।